हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 4 और 5 हमने ऑलरेडी देख लिए थे और आगे आज हम इसको अब कवर करने वाले हैं। तो सेक्शन 6 कहता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में, न्यास का सृजन कैसे होता है, मतलब आप ट्रस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो आप बेरेट को हमेशा देखा करें, जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ें तो आप बेरेट की लाइन को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लें, उसके बाद इसको समझने की धीरे धीरे कोशिश करें। जैसे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेरेट को पढ़ने की आपको आदत भी होनी चाहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि जब भी आप लॉ के आंसर्स करेंगे, अब चाहे आप मेंस में करें चाहे पीटी के लिए प्रैक्टिस करें, तो आपको यही जो है लैंग्वेज लिखनी पढ़नी होगी। आप अपने मन से नहीं दे सकते उसका आंसर। जो आपकी लॉ की लैंग्वेज है, जो आपकी डेफिनेशन है, वही आपको देनी पड़ती है। जैसे कि आप देखिए, धारा 5 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको यहाँ पर सेक्शन 5 को भी पढ़ने की बात की जा रही है। यानी जब भी आप सेक्शन 6 को पढ़ें और जो सेक्शन 5 में प्रोविज़न दिए हुए हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही चलिए, उसको फॉलो करते रहिए। और न्यास का सृजन तब होता है जब न्यासकर्ता किन्हीं शब्दों या कार्यों से, जाहिर सी बात है, या तो वो अपने काम से, कंडक्ट से दिखाएगा, या फिर वो बोलेगा, जिसको भी ट्रस्ट को क्रिएट करना है, जो क्रिएटर है, तो उसमें सबसे पहले न्यास का तद द्वारा सृजन करने का अपना आशय, जब भी वो बोलेगा या उसका कंडक्ट दिखाई देगा तो उसमें उसका आशय दिखना चाहिए कि वो वाकई में ट्रस्ट को क्रिएट करना चाहता है। दूसरा, न्यास का प्रयोजन, अब ये भी दिखना चाहिए कि वो ट्रस्ट क्यों क्रिएट करना चाहता है, उसकी वजह क्या है, द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। थर्ड नंबर में है हिताधिकारी। जाहिर सी बात है कि हम जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट करते हैं वो बेनिफिशियरी तो ज़रूर होना चाहिए। जब कोई बेनिफिशियरी नहीं होगा तो हम ट्रस्ट किसके लिए बनाएंगे। इसके बाद डी में है यानी घ में है, न्यास संपत्ति युक्त निश्चितता के साथ में उपदर्शित कर देता है। यानी जिस प्रॉपर्टी का आपको ट्रस्ट करना है, सबसे पहले तो वो निश्चित होनी चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए और वो दिखा देनी चाहिए कि हाँ यही वो प्रॉपर्टी है जिस पर ट्रस्ट क्रिएट होने जा रहा है। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए कि यदि न्यास विल द्वारा घोषित ना हो या न्यासकर्ता को स्वयं न्यासी न होना हो तो न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप विल से ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, विल, अब जैसे कि कोई इंसान मरते समय अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करके जाता है और वो उस समय ट्रस्ट बना रहा है, तो यहाँ पे मरते समय अगर कोई नहीं बना रहा है और जो यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट करने वाला है वो खुद ट्रस्टी अगर नहीं है, इसको ब्रैकेट में घेर दिया गया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि न्यासी को न्यास संपत्ति अंतरित कर देता है। अब यहाँ पर जैसे आपको ये ब्रैकेट में जो दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रस्ट क्रिएट करते समय विल जो है वसीहत से ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि जो इंसान ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है वो खुद ट्रस्टी नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। और उसके बाद एक लास्ट कंडीशन है ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए कि आपको उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देना है जो आपका ट्रस्टी है, जो आपका न्यासी है। अगर आपको ये पैराग्राफ समझ में नहीं आया है, क्योंकि कहीं कहीं होता है कि हम बहुत बार करने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि बिना समझे कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब इसका देखिए आप दृष्टांत, यहाँ पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है क्योंकि वाकई में इम्पॉर्टेंट है। पहले मुझे लगा था कि मुझे ये दृष्टांत स्किप कर देने चाहिए, आप खुद से देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ने में कोई खासा टाइम तो नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं। क यह पूर्णतम विश्वास रखते हुए कि ख उस संपत्ति का व्ययन ग के फायदे के लिए करेगा। अब यहाँ पर ग बेनिफिशरी है। एक संपत्ति की वसीयत ख को करता है। जहाँ तक क और ग का संबंध है, इससे न्यास का सृजन हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है, किसी को ट्रस्टी बना रहा है और बेनिफिशियरी के लिए क्रिएट कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है। दूसरा देखिए कि क यह आशा करते हुए कि ख उस संपत्ति को कुटुंब में बनी रखेगा। ये उम्मीद है कि वो प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी। किसी संपत्ति की वसीयत ख को करता है, इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि हिताधिकारी युक्तियों की निश्चितता के साथ में उपदर्शित नहीं किया गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था इस सेक्शन के स्टार्टिंग में कि बेनिफिशियरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रस्ट बेनिफिशियरी के लिए ही हम
क्रिएट करते हैं, तो इस वाले आपको इलस्ट्रेशन में बेनिफिशरी क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ट्रस्ट क्रिएट हो ही नहीं रहा है लॉफुल। अब हम सी नंबर इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। वो बोल रहा है कि क या प्रार्थना ख से करते हुए कि ख उस संपत्ति को ग के कुटुंब के ऐसे सदस्यों में वितरित कर दे जिन्हें ख सर्वाधिक पात्र समझे, मतलब बहुत ज़्यादा काबिल जिसको वो समझ रहा है उस घर में, उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। एक संपत्ति की वसीयत यही सोच के क जो है ख को करता है। अब यहाँ देखिए कि इससे न्यास का जो है सृजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी बेनिफिशियरी को दिखाया नहीं जा रहा है कि कौन है वो इंसान जिसके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, जिसके लिए ट्रस्ट क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हिताधिकारी युक्त निश्चितता के साथ में उपदर्शित नहीं किया गया है, इसलिए इसको ट्रस्ट का क्रिएशन माना नहीं जाएगा। इसके बाद डी नंबर यानी घ क या वांछा ख से करते हुए कि वह उस संपत्ति के प्रपुंज को ग के संतान के बीच में बांट दे, और ख को एक संपत्ति की वसीयत वो यही सोच के करता है। इससे न्यास का सृजन नहीं होता, क्योंकि न्यास संपत्ति पर्याप्त निश्चितता के साथ में उपदर्शित नहीं की गई है। अब यहाँ पे संपत्ति का कोई एक टुकड़ा, कोई एक प्रपुंज, लेकिन कौन सा टुकड़ा, कौन सा प्रपुंज जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो हर चीज़ आप जब ट्रस्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे बेनिफिशियरी, ट्रस्टी, ट्रस्ट जो क्रिएट कर रहा है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। इसके बाद लास्ट क दुकान यानी जो ई एंड अंगों नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, का दुकान और व्यापार स्टॉक की वसीयत ख को इस शर्त पर करता है कि वह क के ऋण चुका दे और ग को एक वसीयत संपदा दे दे। यह एक शर्त है, न कि क के लेनदारों और ग के लिए न्यास। यानी मैं आपको प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि आप जो है इससे कर्ज चुका दें। यहाँ पे तो ट्रस्ट का क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये सारा इलस्ट्रेशन आप एक एक बार पढ़ लें, और इस सेक्शन को एक दो बार, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, और मैं तो कहूँगी कि रिवीजन करते दौरान आपको 5 बार पढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि आपने इस बार का पेपर देखा, माइनर पेपर्स से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस थे और बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, तो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप जो है कुछ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ के और अपने आप को समझेंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब ये संभव नहीं है। अब आपको हर सब्जेक्ट्स पर इक्वली कमांड करनी होगी, और आपको माइनर लॉस को भी बहुत ही अच्छे से और इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप चलिए वैसे ही तैयारी कीजिए 33वीं न्यायिक सेवा के लिए, जो कि अब 2024 में आएगी। ये तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, काफ़ी सारे वीडियोस में डिस्कस हो चुका है कि अब ये वही अप्रैल, मई, जून में ही आएगी। तो फ़िलहाल जिनका पीटी निकलने की संभावना है उनके लिए गुड लक, और जिन्हें लगता है कि पीटी नहीं हो पाएगा उनके लिए भी गुड लक। आप पढ़ते रहिए मन लगा के, छोड़िए मत पढ़ाई को। ऑल द बेस्ट। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही।